पीएम मोदी करेंगे जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास। अगस्त महीने में हो सकता है एयरपोर्ट का शिलान्यास, जल्द होगा तारीखों का ऐलान। प्रियंका गांधी वाड्रा का यूपी दौरा, खीरी के फसगवा ब्लॉक पहुंची कांग्रेस महासचिव। सपा नेता बोले, हमारी प्रत्याशी से जबरन मिलने आई प्रियंका। कांवड़ यात्रा को किया गया स्थगित, कोरोना को देखते हुए लिया गया फैसला। भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने किया स्वागत। कोरोना की तीसरी लहर से सामना करने के लिए तैयार एएमयू मेडिकल कॉलेज में बढ़ाए जा रहे बेड। तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की ज्यादा आशंका। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात उत्तर प्रदेश की में। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अगले महीने शिलान्यास हो सकता है। पीएम मोदी के हाथों से इस एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा। बताया जा रहा है कि पीएमओ को इसके लिए जानकारी भी भेज दी गई है और ये भी माना जा रहा है कि तारीखों पर भी जल्द सहमति बन जाएगी। इसके लिए 15 से 30 अगस्त के बीच की डेट प्रस्तावित हो सकती है। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड के नाम से बनने वाले इस एयरपोर्ट को बनाने और संचालन की जिम्मेदारी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है। तो उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अगले महीने शिलान्यास होगा। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी इस एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के हाथों से ही इस एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा। पीएमओ को इसके लिए जानकारी भी भेजी गई है और माना जा रहा है कि इन तारीखों पर जल्द ही सहमति भी बन जाएगी। इसके लिए 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच की डेट प्रस्तावित हो सकती है। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड के नाम से बनने वाले इस एयरपोर्ट को बनाने और संचालन की जिम्मेदारी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है। और आपको बता दें कि आज सीएम योगी के सामने इस एयरपोर्ट को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी रखी गई। सीएम योगी ने प्रेजेंटेशन के दौरान संबोधित भी किया। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद एयरपोर्ट का निर्माण कार्य लगातार जारी रहा और ये यूपी वासियों के लिए कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगा। तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अगले महीने शिलान्यास हो सकता है। पीएम मोदी के हाथों से इस एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा। पीएमओ को इसके लिए जानकारी भी भेजी गई है। माना जा रहा है कि तारीखों पर भी जल्द सहमति बन जाएगी। इसके लिए 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच की डेट प्रस्तावित हो सकती है। आपको बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड के नाम से बनने वाले इस एयरपोर्ट को बनाने और संचालन की जिम्मेदारी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है। तो उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर, जहां पर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अगले महीने शिलान्यास हो सकता है। अगस्त में शिलान्यास होगा। पीएम मोदी एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। पीएमओ को इसके लिए जानकारी भी भेजी गई है। माना जा रहा है कि तारीखों पर भी जल्द सहमति बन जाएगी। 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच कभी भी शिलान्यास हो सकता है। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड के नाम से एयरपोर्ट बनने जा रहा है और इसको बनाने और संचालन की जिम्मेदारी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने इस एयरपोर्ट को लेकर प्रस्तुतिकरण भी दिया गया, प्रेजेंटेशन दी गई। सीएम योगी ने संबोधित भी किया। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य लगातार जारी रहा और यूपी के लोगों के लिए ये एयरपोर्ट मील का पत्थर साबित होगा। तो जल्द ही इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अगले महीने यानी अगस्त में शिलान्यास होने वाला है। पीएम मोदी के हाथों से इस एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा। बताया जा रहा है कि पीएमओ को इसके लिए जानकारी भी भेजी गई है। माना जा रहा है कि तारीखों पर भी जल्द सहमति बन जाएगी। इसके लिए 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच की डेट प्रस्तावित हो सकती है। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड के नाम से एयरपोर्ट बन रहा है और इसको बनाने और संचालन की जिम्मेदारी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी गई है। तो आज जेवर एयरपोर्ट के प्रेजेंटेशन के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुशीनगर एयरपोर्ट पर भी जल्द ही इंटरनेशनल हवाई सेवा की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि यूपी के लोगों के लिए एयरपोर्ट मील का पत्थर साबित होगा। महामारी के बावजूद भी एयरपोर्ट का निर्माण कार्य लगातार जारी रहा।
तो जेवर में बनने जा रहे एयरपोर्ट की नींव रखने से पहले लखनऊ में इसको विकसित करने वाली स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख एयरपोर्ट की तरफ से बनाई गई कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड से शेयर होल्डिंग का समझौता भी हो गया है। तो उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अगले महीने शिलान्यास होगा। 3 दिनों के दौरे पर शुक्रवार को लखनऊ पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि उत्तर प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। इससे पहले गांधी प्रतिमा के सामने प्रियंका ने 2 घंटे तक कानून व्यवस्था को लेकर मौन व्रत रखा। प्रियंका ने कहा, प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, योगी को उन्होंने प्रमाण पत्र दे दिया कि कोरोना की लहर में कितना अच्छा काम किया है। दूसरी बात उन्होंने कही कि उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कैसा विकासवाद है। प्रियंका ने आगे कहा कि जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तो आपने पंचायत के चुनाव कराए, उस समय कितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए, कैसी व्यवस्था की आपने, कितने शिक्षकों की मृत्यु हो गई, लेकिन आपने चुनाव करवाए। लखनऊ दौरे के दौरान प्रियंका गांधी ने किसान नेताओं से मुलाकात भी की। किसान प्रतिनिधियों ने खेती किसानी के मुद्दे पर प्रियंका गांधी से चर्चा की। दोनों के बीच किसान विरोधी काले कृषि कानूनों पर चर्चा हुई। तो प्रियंका गांधी वाड्रा 3 दिनों के दौरे पर यूपी के लखनऊ पहुंची है। आपको बता दें कि यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है और उसी को लेकर प्रियंका गांधी कांग्रेस की तैयारियों का जायजा लेने के लिए लखनऊ दौरे पर पहुंची है। करीब 1.5 साल बाद है जब प्रियंका लखनऊ पहुंची है। कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की तैयारियों को उनका जायजा लेगी और इसके अलावा संगठन में जान फूंकने की भी वो कोशिश करेगी। और इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। इससे पहले गांधी प्रतिमा के सामने प्रियंका ने 2 घंटे तक कानून व्यवस्था को लेकर मौन धरना भी दिया। प्रियंका ने कहा कि पीएम यहाँ पर आए, योगी को उन्होंने प्रमाण पत्र दे दिया कि कोरोना की लहर में उन्होंने कितना अच्छा काम किया है। दूसरी बात उन्होंने कही कि यूपी में विकास हुआ है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि कैसा विकासवाद है। उन्होंने कहा, जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तो आपने पंचायत चुनाव कराए, उस समय कितने लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई, ये कैसी व्यवस्था थी, कितने शिक्षकों की मृत्यु हो गई, लेकिन आपने चुनाव कराए। इसके अलावा आपको बता दें कि लखनऊ दौरे के दौरान प्रियंका गांधी ने किसान नेताओं से मुलाकात भी की। कोरोना से संक्रमित हुए, कैसी व्यवस्था थी आपकी, कितने अध्यापक कोरोना से कितनों की मृत्यु हुई, लेकिन आपने पंचायत के चुनाव कराए क्योंकि आपने सोचा कि चुनाव का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। आपके पक्ष में उस तरह आपके इच्छा अनुसार नहीं आया। तो अब जब जिला पंचायत के अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव है तो आपने हिंसा फैला दी। आपका प्रशासन, आपकी पुलिस उम्मीदवारों का अपहरण कर रही है। ये लोग कोरोना से संक्रमित हुए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी हलचल भी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां सोच समझकर कदम बढ़ा रही है। राजनीति में कब कौन दुश्मन बन जाए और कौन दोस्त, ये कहना बहुत ही मुश्किल होता है। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। पीएसपी इस बार दावा कर रही है कि वे 2022 में बनने वाली सरकार में शामिल होगी। चाचा भतीजे के बीच सियासी खिचड़ी पकने के भी संकेत मिल रहे हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के मुखिया शिवपाल सिंह यादव को राजनीति का माहिर खिलाड़ी भी माना जाता है। समाजवादी पार्टी में शिवपाल सिंह की भूमिका एक रणनीतिकार के रूप में होती थी। राजनीतिक जानकारों का तो ये भी मानना है कि यदि शिवपाल सिंह यादव सपा में होते तो लोकसभा चुनाव 2019 में सपा कन्नौज और इटावा की सीट नहीं हारती। पिछले 2 दशकों से अपने गढ़ को बचाने के लिए शिवपाल यादव ही रणनीति तैयार करते थे।
तो शिवपाल यादव की पीएसपी का बड़ा दावा सामने आया है। 2022 में बनने वाली सरकार में होंगे शामिल। तो चाचा भतीजे में सियासी खिचड़ी पकड़ी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है और उसी को लेकर अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। इसी बीच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने सभी का ध्यान अपनी तरफ एक बार फिर से खींच लिया है, क्योंकि पीएसपी दावा कर रही है कि 2022 में बनने वाली सरकार में वो शामिल होगी। चाचा भतीजे के बीच सियासी खिचड़ी पकने के भी संकेत मिल रहे हैं। आपको बता दें कि प्रसपा लोहिया के मुखिया शिवपाल सिंह यादव को राजनीति का माहिर खिलाड़ी माना जाता है। समाजवादी पार्टी में शिवपाल की भूमिका एक रणनीतिकार के रूप में होती थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि शिवपाल सिंह यादव सपा में होते तो 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा कन्नौज और इटावा की सीट जीत सकती थी। पिछले 2 दशकों से अपने गढ़ को बचाने के लिए शिवपाल यादव ही रणनीति तैयार करते थे। तो यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है और उसी को लेकर सियासी सरगर्मियां भी तेज है। शिवपाल यादव की पीएसपी का इसी बीच बड़ा दावा सामने आया है। उनका कहना है कि 2022 में बनने वाली सरकार में पीएसपी शामिल होगी। तो एक बार फिर से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने सभी का ध्यान अपनी तरफ से खींच लिया है, क्योंकि पीएसपी का ये बड़ा दावा है कि वे 2022 में बनने वाली सरकार में शामिल होगी। चाचा भतीजे के बीच सियासी खिचड़ी पकने के भी आसार नजर आ रहे हैं। शिवपाल यादव एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें राजनीति का माहिर खिलाड़ी माना जाता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की भी बात करें, जब वो समाजवादी पार्टी में थे तो शिवपाल सिंह की भूमिका एक रणनीतिकार के रूप में होती थी। राजनीतिक जानकारों का तो यहाँ तक मानना है कि यदि शिवपाल सिंह यादव सपा में होते तो लोकसभा चुनाव 2019 में सपा कन्नौज और इटावा की सीट नहीं हारती। पिछले 2 दशकों से अपने गढ़ को बचाने के लिए शिवपाल यादव ही रणनीति तैयार करते थे। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को खरी खरी बातें कहने के लिए पहचाना जाता है। मायावती ने शनिवार को भी खरी बात कही और उनकी इस खरी बात का निशाना बनी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस को किसान आंदोलन के नाम पर सियासत करने के लिए मायावती ने घेरा। अपने ट्विटर हैंडल के जरिए मायावती ने लिखा, पंजाब के कांग्रेसी सीएम द्वारा किसानों के आंदोलन को लेकर विभिन्न आशंकाएं व्यक्त करते हुए पीएम को लिखा गया पत्र नए कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे रहे किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की साजिश व उसकी आड़ में चुनावी राजनीति करना घोर अनुचित है। कांग्रेस को इतना खरी खरी सुनाने के बाद मायावती यहां नहीं रुकी। उन्होंने अपने अगले ट्वीट में लिखा, सीमावर्ती राज्य पंजाब की सरकार को जिन भी चुनौतियों का सामना है उसके प्रति गंभीर होकर केंद्र का ध्यान खींचना गलत नहीं है। तो इस तरह से मायावती ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र का सहयोग लेना तो अनुचित नहीं, लेकिन इसकी आड़ में किसानों के आंदोलन को बदनाम करना व चुनावी स्वार्थ की राजनीति को जनता खूब समझती है। कांग्रेस को ऐसा करके कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। देश भर में फैली कोरोना महामारी की तीसरी लहर की दस्तक की आशंका के बीच कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया। इसका अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने स्वागत भी किया है। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कांवड़ यात्रा को अनुमति देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि यूपी सरकार अपने आदेश पर पुनर्विचार करे, नहीं तो हमको जरूरी आदेश देना पड़ेगा। वही केंद्र सरकार ने अदालत में हलफनामा दायर कर कहा कि वो कांवड़ यात्रा के पक्ष में नहीं है। तो देश भर में फैली कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बीच कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। सावन महीने में कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, लेकिन
क्योंकि कहा जा रहा है कि अब से कुछ हफ्ते बाद कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और उसी के खतरे को देखते हुए इस साल कावड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने इस फैसले का स्वागत किया है। इससे पहले भी आपको बता दें, महंत नरेंद्र गिरी ने सभी से अपने घरों में रहने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि शिव भक्त घर में ही शिवलिंग की स्थापना करे और घर पर ही जल अभिषेक करे। तो कावड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए फैसला लिया गया है। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने इस फैसले का समर्थन भी किया है, स्वागत भी किया है। तो कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका की वजह से कावड़ यात्रा को इस साल स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि सावन के महीने में कावड़ यात्रा निकाली जाती है कोरोना की वजह से, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया है। इस फैसले का अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने स्वागत भी किया है। इससे पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने भी कावड़ यात्रा को स्थगित कर दिया था। सीएम पुष्कर धामी ने कहा था कि जनता को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है और इसलिए उन्होंने कावड़ यात्रा को स्थगित कर दिया था। वहीं जब यूपी सरकार ने कावड़ यात्रा को निकालने की अनुमति दी तो इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी हैरानी जताई थी और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई भी हुई। बारी भारत में नहीं पूरे विश्व में दूसरी लहर लगभग समाप्ति को रहे, लेकिन चिंता का विषय यह है कि तीसरी लहर भी आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी संत हैं और उनकी इच्छा भी थी कि एक धार्मिक परंपरा हमारी कावड़ यात्रा है वह पालन हो, लेकिन तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए मुझे लगता है कि कावड़ यात्रा आश्रित करना ही ठीक है। और सभी शिव भक्तों से, कावड़ यात्री भक्तों से मेरा एक निवेदन है कि आप लोग संभवतः अपने अपने गांव के जो शिवालय हैं वहाँ पे गंगा का जल अभिषेक करें अथवा अपने अपने घर में पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके माँ गंगा का जल अभिषेक करें, क्योंकि अगर हम आप सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। एक बार पुनः सभी शिव भक्तों से, कावड़ यात्रियों से मेरा निवेदन है, अपील करता हूँ कि आप लोग सरकार का जो आदेश है, सरकार का जो नियम है, जो कानून, उसका पालन करें और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करें। मुख्यमंत्री ने अपनी मंशा जारी कर दी थी, उनकी इच्छा थी कि कावड़ यात्रा हो, लेकिन चूँकि तीसरी लहर सन्निकट है और उसको देखते हुए आप लोगों की सुरक्षा हेतु ही यह निर्णय लिया गया। तो कावड़ यात्रा एक बार जैसे पिछली बार आप लोगों ने सभी संतों की अपील मानी, हमारी अपील मानी, इसी तरह से आपसे निवेदन है कि इस बार भी आप लोग कावड़ यात्रा आश्रित करके अपने अपने घरों में शिवलिंग जहाँ जहाँ हैं, जहाँ जहाँ महादेव का मंदिर है, कम संख्या में, और कोरोना का काल के जो गाइडलाइन है, मास्क लगाएं, दूरी। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण तहसील दिवस को स्थगित कर दिया गया था। बुलंदशहर में आज शनिवार के दिन तहसील दिवस मनाया गया। बुलंदशहर की 7 तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस मनाया गया। सैना तहसील में एसडीएम सुभाष सिंह की अगुवाई में तहसील दिवस मनाया गया। एसडीएम सैना सुभाष सिंह के अतिरिक्त सीओ सैना अलका सिंह, तहसीलदार अमित कुमार, बीडीओ मोहित समेत संबंधित विभाग के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। तो तहसील दिवस का आयोजन हुआ है। आपको बता दें कि यूपी में जिस समय कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा था उस वजह से तहसील दिवस को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन आज एक बार फिर से बुलंदशहर में शनिवार के दिन तहसील दिवस का आयोजन किया गया। 7 तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस मनाया गया, जिसमें लोग अपनी अलग अलग शिकायतों को लेकर पहुंचे और उनका मौके पर निस्तारण भी किया गया। सैना तहसील में एसडीएम सुभाष सिंह की अगुवाई में तहसील दिवस मनाया गया। एसडीएम सैना सुभाष सिंह के अतिरिक्त सीओ सैना अलका सिंह, तहसीलदार अमित कुमार, बीडीओ मोहित समेत संबंधित विभाग के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। लोगों ने संबंधित अधिकारियों को अपनी समस्याएं सुनाई। तो कोरोना काल के बाद एक बार फिर से तहसील दिवस की शुरुआत हुई है। बुलंदशहर के 7 तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस मनाया गया। तो कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से तहसील दिवस को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से बुलंदशहर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया है।
कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते उत्तर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में संभावित तीसरी लहर के लिए तैयारियां जोरों पर है। इस दौरान जेएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर का कहना है कि दूसरी लहर में जो हमारे सामने चुनौतियां और कमियां आई थी, उनको ध्यान में रखते हुए इस बार कोरोना से लड़ने की पूरी तैयारियां की जा रही है। तो कोरोना की तीसरी लहर के लिए एएमयू तैयार है। एएमयू जोरों से तैयारियां कर रहा है। आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए तैयारियां की जा रही है। जेएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर का कहना है कि दूसरी लहर में जो हमारे सामने चुनौतियां आई थी, कमियां आई थी, उनको ध्यान में रखते हुए इस बार कोरोना से लड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि अस्पताल में बेड्स की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। जिस तरह से दूसरी लहर में देखने को मिला था कि अस्पताल में बेड्स की कमी की वजह से कई लोगों की मौत हो गई, तो उसी को देखते हुए अब अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब से कुछ हफ्ते बाद देश में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। और उसी को लेकर अब उत्तर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग भी अपने अपने स्तर पर तैयारियां करने में जुटा हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए तैयारियां की जा रही है। जेएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने बताया कि दूसरी लहर में जो हमारे सामने चुनौतियां और कमियां आई थी, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस बार कोरोना से लड़ने की पूरी तैयारियां की जा रही है। अस्पताल में बेड्स की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। तो तीसरी लहर का खतरा है और इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते उत्तर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में आ चुका है। अपने अपने स्तर पर तैयारियां हो रही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए तैयारियां जोरों पर है। अस्पताल में बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में सिंचाई के लिए कराई गई बोरिंग से पानी के साथ साथ गैस निकलने लगी। किसानों को जब इस बात की जानकारी मिली तो उसने बोरिंग में डाले गए पाइप में जलती हुई माचिस की तिल्ली लगाकर चेक किया तो आग जलने लगी। बोरिंग से गैस निकलने की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। सूचने पर मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी अजय श्रीवास्तव ने मौके का निरीक्षण किया, साथ ही ग्रामीणों को बोरिंग से दूर रहने की हिदायत भी दी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में शनिवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा एक तेज रफ्तार कार के खड़े कंटेनर के अंदर घुसने से हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि यात्रियों से भरी हुई एक डग्गामार बस खाई में पलट गई। बस में सवार 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कई यात्रियों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां घायलों का इलाज अभी जारी है। गाड़ी पकड़ी और वो कभी सिकंदराबाद टपते ही इसने गाड़ी में ब्रेक मार दी, सही नहीं रोकी इसने गाड़ी। हालांकि गाड़ी चला रहा सी इधर उधर। देखिए, दिल्ली से बदायूं एक बस आ रही थी जिसमें सवारियां 50-60 की संख्या में थी और ये बस जो है बिलसुरी के पास गड्ढे में चली गई हाईवे को खोदते हुए। इसमें कम से कम 10-12 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 10 लोगों का ट्रीटमेंट जिला अस्पताल में हो रहा है और सभी की स्थिति सामान्य है।
और खतरे के बाहर बताई गई। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।